नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको अपने एग्जाम विद एएसएम चैनल पर स्वागत करता हूं। आज इस भूगोल की कड़ी में हम अरावली श्रेणी पढ़ेंगे, जो कि एक केंद्रीय उच्चभूमि का हिस्सा है। भारतीय प्रायद्वीप के केंद्रीय उच्चभूमि का हिस्सा। केंद्रीय उच्चभूमि के बारे में हमने पिछली वाली वीडियो में बता रखा था, है ना। इससे पहले की वीडियो आप देखिए जाके, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में समझिए, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, और फिर उसके बाद अरावली श्रेणी में समझिए। मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए चलिए, एक पेपर और एक पेन लेकर बैठ जाइए और नोट करते चलिए, जिस तरीके से बताएं। हम पढ़ेंगे आज भारत की नहीं, संसार की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला या श्रेणी के बारे में, जो कि एक अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? तो अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात से और दिल्ली तक इसका विस्तार है। इसके बारे में जानेंगे कि इसका महत्व क्या है हमारे लिए, यह कब से निर्मित हुई है, कितना इसका विस्तार है, और कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में कितना है, कौन सी नदी इससे निकलती है, कौन सी झील है, और राजस्थान में कौन से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को पढ़ेंगे। पर कोई भी एग्जाम हो, जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, मेंस, प्री की लेवल से हम पढ़ेंगे, प्री और मेंस के हिसाब से। चाहे फिर एनटीपीसी रेलवे हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आइए विस्तार से धैर्य के साथ हम क्लास को लेते हैं, चलते हैं। तो अरावली जो पर्वत श्रेणी है, इसकी सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति। क्या पढ़ेंगे मित्रों? उत्पत्ति पढ़ेंगे। अरावली की सबसे पहले उत्पत्ति पढ़ेंगे हम, कि इसकी उत्पत्ति होती कैसे है। तो अरावली पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति कहेंगे तो बहुत समय पहले, कहते हैं ना कि बहुत समय, कितना मतलब 600 से 750 मिलियन वर्ष पहले, प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ। तो लिखेंगे इसका निर्माण, लिखते चलना मेरे साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी क्लास में लेके आता हूं, पॉइंट टू पॉइंट, कहीं से भी छूटने का उम्मीद नहीं है क्वेश्चन। इसका निर्माण, किसका निर्माण? अरावली श्रेणी का निर्माण 600 से 750 मिलियन वर्ष पूर्व, प्री कैम्ब्रियन। क्वेश्चन आ जाता है यहां से, कब हुआ था? तो पूर्व प्री कैम्ब्रियन में हुआ था। किसमें हुआ था? पूर्व प्री कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन युग में हुआ। लिखते चलिए मेरे साथ। एक नोट्स आपका एक दिन तैयार हो जाएगा। धीरे धीरे पूरी भारत के भूगोल का, उसके बाद मैं बर्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा। जब भारत का भूगोल पूरा हम पढ़ लेंगे ना, तो आपको एक संतुष्टि होगी कि पूरा नोट्स आज तक आपका इस तरीके का नहीं होगा, क्योंकि छोटी सी बड़ी तक चीजें ले जाएंगे। वनडे एग्जाम से लेकर यूपीएससी, पीसीएस, आरओ के एग्जाम के मतलब रिक्वायर्ड के हिसाब से हम लेते चलते हैं। अब बात आती है कि यह, लिखिए, यह संसार का सबसे पुराना या पुरानी पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला है। कितनी? सबसे पुरानी ये पर्वत श्रृंखला है, संसार की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, और वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। यहां भी लिख लीजिएगा, वर्तमान में मित्रों, बहुत मेहनत से, बहुत जगह से हम मटेरियल कंटेंट को लेते हैं, काफ़ी बुकों से, माजिद हुसैन जैसी बुक से, एनसीईआरटी से। तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, और कमेंट बॉक्स में लिख के भी बता दिया करें कितना मज़ा आ रहा है क्लास में, क्योंकि यही हमारी असली प्रोटीन है, ऊर्जा है क्लास लेने की।
जब हम कमेंट में अच्छा देखते हैं आपका, तो हमें नई क्लास लेने के लिए और ऊर्जा मिलती है। तो आप लिखते हैं वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत है। बात आती है अवशिष्ट क्या है। किसी समय पहले यह बहुत ऊंचा पर्वत हुआ करता रहा होगा। किसी समय पहले मतलब बहुत समय पहले यह बहुत ऊंचा पर्वत हुआ करता रहा होगा। और अवशिष्ट कहते हैं जो बचा कुचा, जैसे कहते हैं ना अवशिष्ट बचा है, घर में कोई कूड़ा करकट पुराना बचता है अवशिष्ट के रूप में, तो ये अवशिष्ट जैसे किसी समय पहले मान लीजिए ऐसा ये पर्वत रहा होगा, काफी ऊंचा पर्वत रहा होगा जब नवीन में होगा। तो अवशिष्ट में ये काफी मतलब बाह्य आक्रमण से, आक्रमण क्या किसी राजाओं के आक्रमण नहीं, बल्कि इस पे किसके आक्रमण हुए, हवा के, ताप के, दाब के, है ना, वायु ताप दाब का जब इधर से आक्रमण हुआ तो इसे आक्रमण करके और इस वायु ताप दाब के मतलब बाह्य कारकों के द्वारा, लिखेंगे बाह्य कारकों के द्वारा आक्रमण करके इस पर या बाह्य कारकों के द्वारा, यह बाह्य कारकों की वजह से यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में निर्मित हो गया। मतलब इतनी इसकी ऊंचाई लगभग हो गई। तो जब कम ऊंचाई हो गई और ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में निर्मित हो गया। अब इसमें पाया क्या किया जाता है, बात आती है क्या क्या पाया जा रहा है। तो इसमें इसका निर्माण कहेंगे, इस पर्वत में, इसमें मतलब अरावली पर्वतमाला में या पर्वत श्रृंखला में ग्रेनाइट और नीस, फिर क्वार्टजाइट, क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है, क्वार्टजाइट एवं बताएंगे आगे, क्वार्टजाइट एवं शिस्ट पाया जाता है। यह धारवाड़ क्रम की चट्टान भी है। क्या चट्टान है, धारवाड़ क्रम की चट्टान। लिखते रहिए मेरे साथ में, धारवाड़ चट्टानों की इसमें प्रमुखता है। किसकी प्रमुखता है, धारवाड़ चट्टानों की इसमें प्रमुखता है। धारवाड़ चट्टानों की प्रमुखता है। चलिए कोई कोई तो लेट के भी देखता होगा ना, तो लेट के बैठ के जो भी देखते हैं वो यहाँ तक का इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में नोट कर लें। और ये बहुत अच्छे से रोचक तरीके से अपनी कॉपी पर, अपने पेज पर, पेपर पर ये बना लेना। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे आपसे। आशा है कि ले लिया होगा। अब ये रफ करते हैं हम और इसके विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। इसका विस्तार क्या है, कितना ऊंचा कहाँ पे है, रफ कर दें इसे। चलिए अब मैं देखूंगा इसका विस्तार। तो विस्तार इसका हमने बताया गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। लिखिए विस्तार, हेडिंग डाल लीजिए न्यू विस्तार। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से भी आ जाते हैं। किसमें मतलब किस स्टेट में ज्यादा है, तो विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। तो यह पालनपुर से स्टार्ट होता है, गुजरात पालनपुर, गुजरात पालनपुर से लेकर दिल्ली तक, ठीक है। तो गुजरात गुजरात में एक स्टेट है पालनपुर, से दिल्ली तक। मित्रों लिखते रहना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। तो अब किस किस में है तो लिखेंगे, फिर लिखते चलिए गुजरात, या नेक्स्ट लिखो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ऐसे यहां देखो, लिखो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। जैसे देखिए गुजरात तो ये चला यहां से, राजस्थान ये आ गया आपका, ये पूरा एरिया राजस्थान का है, ठीक है।
हरियाणा आपका ये आ गया यहाँ पे, और फिर आपकी ये दिल्ली आ गई। बात आती है अगर ऑप्शन में आते हैं इन चारों के अलावा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका विस्तार किन किन राज्यों में है, तो 3 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश। अगर पूछ लेता ऑप्शन में किस केंद्र प्रदेश में इसका विस्तार है, तो दिल्ली में है। यदि ऑप्शन में ये भी आ सकता है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, और तीसरा दे सकता है एमपी, तो किसमें नहीं है, तो एमपी में नहीं है। याद रखना एमपी, और यहाँ एक पंजाब स्टेट भी है, तो एमपी और पंजाब में या उत्तर प्रदेश में इसका बिल्कुल भी विस्तार नहीं है। सिर्फ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में ही इसका विस्तार है। अब बात करेंगे इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, और औसत ऊंचाई भी इसकी कितनी है। तो लिखते हैं हम इसकी, सॉरी ये एक यहाँ पॉइंट और नोट करिए। क्या पॉइंट नोट करेंगे, कुछ पॉइंट छूटे ना, मैं कोशिश तो यही करता हूं आपके लिए। तो ये सर्वाधिक 80% भाग राजस्थान में है इसका। 80% भाग मतलब सर्वाधिक। सर्वाधिक भाग अरावली पर्वत श्रेणी का किसमें है, तो राजस्थान में है। गुजरात में देखो ये रहा, और राजस्थान में सबसे ज्यादा है, तो 80% भाग पूरे मतलब पूरे भाग का 80% भाग राजस्थान में है। यहां नोट पॉइंट करेंगे, क्या करेंगे, इसकी लंबाई, इसकी, मजा आ रहा होगा ना, इस बहुत अच्छा पॉइंट मिलते हैं। इसकी लंबाई कितना है, 800 किलोमीटर है। 800 किलोमीटर। वाह, इसकी औसत ऊंचाई, ये भी आ जाता है क्वेश्चन यहां से। औसत ऊंचाई इसकी है 300 मीटर से कितना, 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। लिख लीजिए, इसकी लंबाई 800 किलोमीटर व इसकी औसत ऊंचाई 300 किलोमीटर है। यह दक्षिण में इसका विस्तार, जो इसकी मतलब चौड़ाई है, वो सर्वाधिक दक्षिण में है। किसमें है, लिखेंगे फिर न्यू पॉइंट यहाँ पे, इसका जो सर्वाधिक ये है, इसका दक्षिण में है। इसका अरावली पर्वत श्रेणी का दक्षिणी सिरा कह सकते हैं हम। दक्षिणी सिरा क्या है, सबसे ऊंचा भी है, सबसे चौड़ा भी है। सर्वाधिक चौड़ा या चौड़ाई और सर्व चौड़ाई व ऊंचाई है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस अरावली पर्वत श्रेणी का कौन सा हिस्सा सबसे ऊंचा व सबसे चौड़ा है, तो हम नोट कर देंगे कि इसका दक्षिणी सिरा सर्वाधिक चौड़ा और सर्वाधिक ऊंचा है। यही कारण यहाँ पे एक माउंट आबू भी है जो सर्वाधिक ऊंचा है। राजस्थान का माउंट आबू जो पर्वत है वो सर्वाधिक ऊंचा है। तो लिखिए, दक्षिण में ही माउंट आबू पर्वत श्रृंखला पर सबसे ऊंचा कौन सा शिखर है, गुरु, ये बताया नहीं मैंने, देखो ये यहाँ पे है, क्या है, यहाँ पे सर्वाधिक चौड़ा है। ये दक्षिण में इसकी चौड़ाई भी ज्यादा है और ऊंचाई भी ज्यादा है। तो यहाँ से ऐसे हम लिख सकते हैं, मतलब इसका मतलब उत्तर और पूरब में क्या है, चपटी है। यहाँ पे चौड़ाई भी ज्यादा है और ऊंचाई भी ज्यादा है। तो यहाँ पे नोट पॉइंट कर सकते हैं हम। क्या करेंगे, इसके दक्षिण में ही माउंट आबू पर्वत स्थित है। पर्वत स्थित
है। इस पर्वत पर ही इस पर्वत पर ही इस पर्वत पर ही गुरु शिखर सबसे ऊंचा चोटी है, कहेंगे सबसे ऊंच पर्वत श्रृंखला पर सबसे ऊंचा शिखर या सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इस पर्वत पर ही सबसे ऊंचा शिखर या चोटी, शिखर को चोटी भी कहते हैं, तो गुरु शिखर है, गुरु शिखर है। कितनी लंबाई मतलब ऊंचाई इसकी, तो 1722 मीटर। नोट कर लीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मैं पॉइंट भी कर देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सर्वाधिक, दक्षिणी सिरा सर्वाधिक चौड़ा ऊंचाई है। माउंट आबू पर्वत इसके कहां पे स्थित है, दक्षिण में स्थित है। और इसी माउंट आबू पर सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर है। ठीक है, 1722 मीटर है, सबसे ऊंचा राजस्थान में। इसी माउंट आबू पर एकमात्र राजस्थान का हिल स्टेशन है। तो लिखेंगे, ये सारी राजस्थान की बात चल रही है, ये गुजरात की बात नहीं चल रही है। क्या पालन केवल गुजरात में, उसके माउंट आबू गुरु शिखर, ये दोनों चीजें किस कहां पे हैं, माउंट आबू और गुरु शिखर या है माउंट आबू हिल स्टेशन। तो ये हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो लिखेंगे माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र, आपको दिख रहा होगा यहां तक, तो लिखेंगे यहां माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र याद रखना, एकमात्र हिल स्टेशन है। नोट करते चलना, यहां से मेंस में भी ये सब पॉइंट लिख सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, मस्त एकदम। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका विस्तार आपका ये यहाँ पे लगभग कंप्लीट हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यहीं पर एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इसी पर्वत श्रृंखला पर या इसी गुरु शिखर मतलब माउंट आबू पर एक प्रसिद्ध मंदिर भी है। देखो यहाँ हमने नोट भी किया, ये सब देखते चले। यहाँ इसी पे माउंट आबू पे हिल स्टेशन गुरु शिखर, और इसी पर एक पर मतलब क्या है, यहाँ जगह कम हो सकती है फिर भी मैं लिख रहा हूं, यहीं पर एक प्रसिद्ध जैन मंदिर दिलवाड़ा स्थित है। आशा है मुझे सभी दोस्तों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं रफ करने पर उसके बाद नेक्स्ट भी कुछ बताएं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, अब ये क्या है ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से भी जानी जाती है, और अलग अलग नाम से जानने के कारण इसका यहां से मैचिंग का क्वेश्चन बन जाता है। मैचिंग का क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन बनता है, मैचिंग का। तो डालें आगे इसी में, उदयपुर में इसे किस नाम से जानते हैं, उदयपुर में इसे लिखिए, उदयपुर में इसे जरगा की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। उदयपुर में इसे जरगा पहाड़ी के नाम से, पहाड़ी कहते हैं, जान लिख लीजिएगा, पहाड़ी कहते हैं। उदयपुर, फिर आ गया कुंभलगढ़ और गोकुंडा। देखिए, कुंभलगढ़ और गोकुंडा में से हम भौरात की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। कुंभलगढ़ व गोकुंडा में, देखिए कुंभलगढ़ व गोकुंडा, इसे किसे जानते हैं हम,
बहुरात की पहाड़ी, मैचिंग में आ जाता क्वेश्चन। एक लाइक जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये हमारा सीरीज, भारत का भूगोल की सीरीज आपको कैसी लगती है। फटाफट नोट करते चलें। फिर हम लिखेंगे टोंडगढ़। कौन टोंडगढ़ में से मारवाड़ा या मारावाड़ा के नाम से जानते हैं, तो यहाँ लिखते चलेंगे टोंडगढ़। टोंडगढ़ लिखा है ये, टोंडगढ़ में से मारावाड़ा पहाड़ी। अब बात आती है दिल्ली। दिल्ली में से दिल्ली कटक के नाम से जानते हैं, दिल्ली रिज या दिल्ली कटक, ये भी नोट कर लीजिए। फटाफट नोट करते चलिए, एकदम फटाफट, ज़्यादा समय व्यतीत न करते, अपने मटेरियल को, अपने कंटेंट को पूरा करवाया जाए। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा। और इसी पे एक चीज़ और नोट कर लीजिए, यहाँ यह रायसीना हिल्स भी है, इसे क्या कहेंगे, रायसीना, लिखिए रायसीना हिल्स। यहाँ पर एक दिल्ली का जाना माना भवन स्थित है। आप लोग बताएंगे क्या है स्थित, तो यहाँ पर जाना माना भवन है, क्या है, राष्ट्रपति भवन। तो लिखेंगे यहाँ पर रायसीना हिल्स भी इसे कहेंगे, रायसीना हिल्स, चोटी। तो यहाँ पर ही राष्ट्रपति भवन स्थित है। राष्ट्रपति भवन, अगर क्वेश्चन आ जाता है राष्ट्रपति भवन किस श्रेणी का पर स्थित है, तो अरावली श्रेणी के दिल्ली कटक पर राष्ट्रपति भवन। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से ये क्वेश्चन मिलता है, आप नोट करिए फटाफट। अब बात आती है ना, हमने क्या पढ़ा इसके बारे में, उत्पत्ति पढ़ लिया, पूरा अच्छे खासे से विस्तार पढ़ लिया। विस्तार से अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ से छूट के नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है 101% की। अब हम नोट करेंगे यहाँ से इसी पर्वत श्रृंखला से कुछ नदियां निकलती हैं, तो कुछ मतलब 3 नदियां निकलती हैं। मैं नदियों पर बात करूंगा, ये एक बार लिख लीजिएगा। तो रफ कर दे रहा हूं मैं अब नदियां जब हम बनाएंगे, नदियां दर्शाएंगे, तो हमें एक छोटा सा मैप फिर लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे 3 प्रमुख नदियां अरावली से निकलती हैं, यहां से लिखेंगे ये इसी क्वेश्चन आता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 नदियां अरावली से निकलती हैं, अरावली से निकलती हैं। मान लीजिए हल्का फुल्का काम चलाऊ, ये है इंडिया का मैप, और ये है आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये है आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला। तो एक नदी इसकी यहां से निकलेगी, यहां से, और ये नदी है लूनी नदी। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, लूनी नदी ये यहाँ से निकलेगी तो इसके उत्तर पूर्व से ही, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है भाई साहब, तो ये यहाँ से आ जाएगी। तो इसका नाम है लूनी नदी। क्या नदी का नाम है, लूनी नदी। एक नदी आपकी यहाँ से निकलती है, इसके दक्षिण से निकलती है, इसका नाम है साबरमती नदी। साबरमती नदी। और दूसरी नदी इसके पूर्वांचल से निकलती है, दूसरी नदी इसके पूर्वांचल से निकलती है, उसका क्या नाम है, वनास नदी नाम है इसका। इसका क्या नाम है, ये मान लीजिए आप यहाँ से निकलती है। ठीक है, ये यहाँ से निकलती है, लेकिन यहाँ तक आती नहीं है, मैं अभी कंफर्म कर दूंगा सारा। वनास नदी। अब मान लीजिए मित्रों, मेरे दोस्तों, भाई एवं बहनों, जब कोई नदी निकलेगी तो उसका कहीं ना कहीं मुहाना भी होगा। तो आप मुहाना में लिखेंगे कि इस नदी का मुहाना, लूनी नदी का मुहाना कहाँ पर है, लूनी नदी का मुहाना, इस नदी का मुहाना यहाँ पे लिखेंगे इसका, यह अंतःस्थली नदी है।
अंतः स्थलीय नदी है। अंतःस्थलीय मतलब स्थल में ही ये खत्म हो गई, तो ये कच्छ के रण में, कच्छ के रण में विलय हो गया इसका। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस नदी का, ये तो वैसे भी क्वेश्चन आ जाता है, किस नदी का विलय कहाँ हुआ, मतलब कच्छ के रण में किस नदी का विलय होता है, तो लूनी नदी का। यह पूछा जाता है कि लूनी नदी का वो, हाँ, लूनी नदी का मतलब मोहाना कहाँ पे है, तो कच्छ के रण में इसका विलय हो गया। यह एक खारा पानी के भी जल है, मतलब नदी है। यह है खारा पानी, मीठा तो है ही लेकिन खारा भी है, खारा पानी से निर्मित भी है। अब बात आती है साबरमती। साबरमती का मुहाना कच्छ मतलब खंबात की खाड़ी में है। इसका मुहाना यह है खंबात की खाड़ी में गिरती है या मुहाना बनाती है, मुहाना बनाती है। किसमें बनाती है, ऐसे ही नोट करेंगे। अब देखिए, एक आपको नदी या मालूम है, यहां से नदी गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है, यहां से नदी गुजरती है चंबल नदी। ये चंबल नदी मान लीजिएगा गुजर रही है, चंबल नदी। चंबल नदी का मतलब चंबल नदी अरावली पर्वत श्रेणी से नहीं निकल रही है, और ये जो अपनी बनास नदी है, इसका मुहाना ही हम चंबल नदी में इसका मुहाना है। ये चंबल नदी में विलय हो जाती है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि ये जो नदी है वो इधर आती है, बनास नदी इधर न आकर, मतलब बंगाल की खाड़ी में न गिरकर, ये चंबल नदी में मुहाना अपना निर्मित कर लेती है। ठीक है, इसमें चंबल नदी पर। तो आपकी ये 3 नदियां हो गई। इस ये है, लिख लेंगे यहाँ पे, ये है यह है चंबल नदी की सहायक नदी है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से। चलिए मैं रफ कर देता हूं, फिर आते हैं अपने पुराने न्यूज पे, है ना। कहां गया, कर दें रफ मित्रों। लेक्चर कैसा लग रहा है, वीडियो कैसी लग रही है, एक बार जरूर बताएं, जरूर। ये मेरी ऊर्जा प्रोटीन आपसे मैं कई बार बोल रहा हूँ, सिर्फ कमेंट करके, वीडियो पे लाइक करके हमें बताएं, क्योंकि मजा आएगा दूसरा तक नया लेक्चर तैयार करते करते। तो हम लिखेंगे सांभर झील। सांभर झील देखो हमने अभी यहाँ दर्शाई है। अब क्या बचा है यहाँ पर, सांभर झील। तो सांभर झील भी अरावली पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है, लिखेंगे। कुछ भी ना छूटे मैं कोशिश इसी में है ना, सांभर झील। इसमें क्या लिखेंगे, ये है अरावली, ये है अरावली श्रृंखला या पर्वत श्रृंखला से चारों तरफ से घिरी है। यहां पे नोट पॉइंट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए सांभर झील है एक है चिल्का झील। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो वो भारत की भी सबसे बड़ी होगी। खारे पानी की झील सबसे बड़ी सांभर झील भी है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि भारत की अंतर्देशीय नदी झील कौन सी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, अगर अंतर्देशीय आता है तो हम टिक करेंगे सांभर झील पर, अंतर्देशीय अगर साथ में लिख के आता है। और अगर अंतर्देशीय नहीं आता है तो हम चिल्का झील पे टिक करें, क्योंकि ये लगभग हम 6 से 7 बुक्स का मैं देखा है, तब उसमें हमें ये मिल पाया। नहीं तो किसी बुक में मिल रहा था सांभर झील बहुत बड़ा है, किसी चीज में मिल रहा है कि चिल्का झील बहुत बड़ा है, गूगल पे भी यही तरीका था। तो हमने
कई बुक्स का, कई नोट्स का देखा, उसके बाद ये निर्णय निकला वहां से कि सांभर झील अगर अंतर्देशीय आ रहा है तो सांभर झील है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, पॉइंट क्या नोट करेंगे, सांभर झील, सांभर झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी, पहली चिल्का होगी सबसे बड़ी, एशिया की भी चिल्का ही सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी भारत, सांभर झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारा पानी, खारे पानी की झील है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, खारे पानी की, और इसी तरीके से मोस्ट पॉइंट हम लाते रहेंगे, पानी की झील है। चलिए ये सब नोट करिए सांभर झील। इसमें सांभर झील में सिर्फ 2 ही अच्छे पॉइंट थे और कोई पॉइंट इसमें लगभग नहीं है। चारों तरफ से अरावली से घिरा है, तो मैं इसे रफ करने जा रहा हूं। देखिए अब क्या है ना, अब जो हमारी राजस्थान की जो, या भारत की कहें जो अरावली ये श्रेणी है, ये अरावली जल विभाजक का भी काम करती है, जलवायु विभाजक का भी काम करती है। ठीक है, अरावली किसका काम करती है, जलवायु विभाजन का भी काम करती है। तो यहां लिखेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली अरावली पर्वत श्रृंखला, बहुत आराम से ही ये हम पढ़ पाएंगे ना, तभी समझ में आएगा ना, तो धैर्य के साथ बने रहिए। थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन मटेरियल बहुत अच्छा मिला। अरावली पर्वत श्रृंखला कैसी है, अरावली पर्वत श्रृंखला जलवायु विभाजक है, विभाजक है। कैसी विभाजक है, ये है हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला। होता क्या है, जब मानसून आता है तो अरब सागर, इधर क्या है, ये अरब सागर है, तो मानसून ये आता है अरब सागर में, अरब सागर से मानसून ये आता है, एक मानसून आपका ये आता है। लेकिन अभी इस मानसून की हम चर्चा नहीं करेंगे, ये खाड़ी है बंगाल की, हम चर्चा करेंगे किसकी, केवल इसकी चर्चा करेंगे। तो यहां से हम लिखेंगे पश्चिम में थार का मरुस्थल स्थित है, व पूर्व में, हमने आपको पढ़ाया था प्राय पठार में, पूर्व में क्या है, मेवाड़ का पठार और बुंदेलखंड का भी है, और यहाँ पे लिखेंगे मालवा का पठार स्थित है। तो यहाँ पे लिखेंगे पश्चिम में विभाजित है, तो पश्चिम में क्या है, थार का मरुस्थल, पश्चिम में थार का मरुस्थल या थार मरुस्थल, हुआ पूर्व में मेवाड़ व मालवा का पठार स्थित है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये हमारी जैसे अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात से दिल्ली जाती है, तो इसके राजस्थान के बीच से मतलब निकल के जाती है। तो मारवाड़ इसके पश्चिम में क्या है, मेवाड़ और मालवा, इसके पूर्व में क्या है, सॉरी ये लिखा सही है और हम थोड़ा गलत बोल रहे थे, लिखा सही है, पश्चिम में थार का मरुस्थल और पूर्व में मेवाड़ का पठार व मालवा का पठार स्थित है। अब सुनिए, ये जब हमारी ये जलवायु, यहाँ वर्षा सबसे कम क्यों होती है, आप सभी लोग जानते हैं कि थार के मरुस्थल में बहुत कम वर्षा होती है। तो क्यों होती है, इसका मतलब क्या है, वो भी मैं जानूंगा। यहाँ पे लिखेंगे कारण क्या है, थार के मरुस्थल में फटाफट लिखते चलें, मरुस्थल में वर्षा सबसे कम तो कितनी, 25 सेंटीमीटर से भी कम, 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। देखो होता क्या है, मानसून आया और मानसून जब यहां से जा रहा है इस तरह से, तो यहाँ क्या होता है कि पश्चिम में इसलिए सबसे कम होती है कि
इसकी क्या है, इसका जो हवाएं चलती हैं वो हमारी अरावली पर्वत श्रेणी के समानांतर चलती हैं, ज़्यादा ऊंचाई नहीं है। तो हवाई जो ये पर्वत श्रेणी है अरावली, ये हवाओं को रोकने में असमर्थ है, यह हवाओं को रोक नहीं पाती है। तो आप लिखो यहाँ पर, सागर में आने वाली मानसूनी हवाओं को रोक नहीं पाता है, उसका विस्तार लिखिए, सागर में आने वाली मानसूनी हवा को रोक नहीं पाता, उसके समानांतर है, समांतर है, रोक नहीं पाता। दूसरी बात, पूर्व में इसके अपेक्षा पूर्व में वर्षा अत्यधिक होती है। क्यों होती है, यहाँ लिखेंगे। पश्चिम में बहुत कम होती है, कितनी, 25 सेंटीमीटर होती है पश्चिम में, थार के मरुस्थल में। यहाँ नोट करेंगे, पूर्व में वर्षा 250 सेंटीमीटर तक होती है, इसके पूर्व में वर्षा 250 सेंटीमीटर तक होती है। कारण क्या है, कारण ये है कि जब हमारा ये हवाएं जाती हैं मानसूनी हवाएं, तो ये सबसे ऊंचे पर्वत से, कहने को देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इधर मुड़ाव है, तो ये हवा जब इधर जाएंगी यहाँ पे मुड़ाव पे, तो यहाँ टकराएंगी, इधर तो इसके समानांतर निकल जाती हैं आराम से, तो यहाँ टकराती हैं, यहाँ हवा टकराती हैं। तो उत्तर पूर्व के मुहाने पर या अरावली पर्वत श्रृंखला उत्तर पूर्व पर हवाएं टकरा कर और सबसे ज्यादा वर्षा करती हैं। और सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है माउंट आबू में, माउंट आबू में। और यहाँ एक थोड़ी सी मिस्टेक है, 150 है, 250 नहीं है। तो माउंट आबू पर पूर्व में वर्षा, माउंट आबू पर, आबू पर्वत पर सबसे अधिक वर्षा। ठीक है, माउंट आबू पर्वत पर सबसे अधिक कितना, 150 सेंटीमीटर। यहाँ थोड़ा मत लिखिए ये पॉइंट, पूर्व में होती ज़्यादा ही है, वो तो सबको मालूम है, लेकिन ये न लिख के आप ये लिखिए, माउंट आबू पर्वत श्रृंखला सबसे अधिक वर्षा होती है 150। पूर्वी क्षेत्र में भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरावली में पूर्वी क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, मैं इसे रफ करूँ फटाफट, और 2 पॉइंट और हैं वो भी बता दूं। चलिए, बात आती है कि इसका महत्व क्या है हमारे लिए। हमें उम्मीद है सब पॉइंट अच्छे मिल रहे हैं, सभी दोस्तों को बड़ा मजा आ रहा होगा ये सब करने में। तो यहाँ लिखिए महत्व। देखिए महत्व ये है कि जो राजस्थान का रेगिस्तान है या थार का मरुस्थल है, यह पर्वत श्रेणी पूरब में जाने से रोकता है। तो लिखिए, अरावली मरुस्थल को, अरावली पर्वत थार मरुस्थल को पूरब में विस्तार करने से, इसी तरीके लिखेंगे, मस्ती मस्ती, विस्तार करने से रोकता है। ये लिखिए। अब यहां से कुछ खनिज भी हमें मिलते हैं, इस श्रेणी से कुछ खनिज भी मिलते हैं। वो खनिज क्या क्या है आप लिखें, धात्विक और अधात्विक। हेडिंग डालिए खनिज। यहां लिखिए धात्विक और यहां लिखिए अधात्विक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको हिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है ना। अधात्विक, अधात्विक में क्या है लिखिए, तो अधात्विक में चूना पत्थर, लिखिए चूना पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर,
संगमरमर, और इसी से क्या निर्मित हुआ है, इसका निर्माण कहाँ हुआ है, इससे मतलब इसका क्या यूज हुआ है, तो हमारे ताजमहल में इसी का निर्माण हुआ है। और एक है मेमोरियल, कौन सा मेमोरियल है, विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल भी सफेद इसी संगमरमर से बना है। विक्टोरिया मेमोरियल यहाँ लिख लीजिएगा, मेमोरियल क्वेश्चन आ जाता है तो विक्टोरिया मेमोरियल का क्वेश्चन आता है। ताजमहल तो सबको पता है ना। यहाँ बलुआ पत्थर भी मिलता है, क्या मिलता है, बलुआ पत्थर भी मिलता है, बलुआ पत्थर। धातु में क्या क्या मिलता है, यहाँ पे धातु में मिलता है एक तो तांबा, तांबे को हम कॉपर भी कहते हैं, और तांबा मिलता है राजस्थान के झुंझुनू जिला में। झुंझुनू, ये आपको हिस्ट्री में पढ़ाया जाता, नहीं पढ़ाया जाता उसमें, उसका क्या नाम है, एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है ना। तो आप लिखेंगे खेतड़ी, तांबा खेतड़ी राजस्थान है ना, खेतड़ी राजस्थान, झुंझुनू जिला। झुंझुनू जिला, खेतड़ी राजस्थान। यहां से ही हमें मिलता है एक अयस्क भी मिलता है, तो यहां पे लिख लेंगे अयस्क, ये मिलता है जयपुर क्षेत्र में। ये कहाँ मिलता है मित्रों, अयस्क मिलता है हमें जयपुर क्षेत्र में। तो ये भी नोट कर लीजिए, जयपुर क्षेत्र में मिलता है। चांदी और आयरन लिखिए, चांदी भी मिलती है, आयरन यहाँ जगह कम है लेकिन यहाँ लिख लीजिए चांदी। चांदी कहाँ मिल रही है, लिखिए नोट करिए फटाफट, चांदी और अभ्रक आदि ये सारे जयपुर क्षेत्र में मिल रहे हैं। चांदी अभ्रक लिख लिए होंगे, नोट करके फटाफट लिख लीजिएगा। अब इसमें पर्यटन स्थल भी है, ये हमने आपको बताया है, तो पर्यटन स्थल कौन से हैं फटाफट वो भी लिख लीजिएगा। पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल कौन से हैं आपका, एक तो दिलवाड़ा है, दिलवाड़ा लिखेंगे, जैन मंदिर, यहाँ पर लोग पूजा वूजा करने जाते हैं अपने जैन लोग है ना। और यहाँ पे एक है माउंट आबू, एक अजमेर वाला भी सिस्टम है ना, तो माउंट आबू लिख लेंगे, माउंट आबू। दूसरा क्या है, हल्दी की घाटी यहीं पर है। आप हमें ये कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि जो हल्दी की घाटी है यहाँ कौन सा युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध और किन किन के बीच हुआ, किन किन के मध्य हुआ, ये क्वेश्चन लिख के बताएंगे हमें है ना। तो यहाँ आपकी अरावली पर्वत श्रेणी कंप्लीट हुई, और अरावली पर्वत श्रेणी से किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है आपके इसी एक ही क्लास से, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का दोनों मिलने के 100% चांस है। मुझे आशा है कि आपको वीडियो या ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। आप मेरे साथ इसी तरीके से भारत के भूगोल में जुड़े रहिए। पूरा भूगोल हम मैप के साथ ही आपके सामने डिस्कस करूंगा। और वीडियो को अगर तक अभी तक लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी, और अपने मित्र यार दोस्तों दुश्मनों जिसके पास भी शेयर कर सको करते रहना। हम आपके साथ इसी ऊर्जा से इसी तरह बने रहेंगे। कमेंट करके अपना सुझाव जरूर बताना। सभी मित्रों को धन्यवाद।